अज्ञापि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सप्तर्षि सिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः विज्ञापयन्तः सत्तं हि काले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रवर्तमान माघ मास में प्रातः प्रातः तीर्थों का स्मरण करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए समर्पित डीडी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब आरंभ कर लेते हैं आज के इस अंक को। सुप्रभातम कार्यक्रम के कलेवर को वैसे तो आप जानते ही हैं, तथापि स्मरणार्थ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग एवं संस्कृत प्रभागों को प्रदर्शित करते हैं। तो संक्षिप्त रूप से प्रस्तुति प्रवाह को जानने के बाद आइए देख लेते हैं अपने सबसे पहले प्रभाग पंचांग को और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग की प्रस्तुति द्वारा भारतीय काल की गरिमा व गणना को जानने के बाद अब क्रम सुभाषित का महाकुंभ का दिव्य भव्य समायोजन चल रहा है और इसी प्रसंग में सुभाषित रूप में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन कुंभ से जुड़ा कोई एक श्लोक। माघ मास में तीर्थ स्नान का है विशेष महत्व। इसी क्रम में स्नान महिमा को विज्ञापित कर रहा है यह पौराणिक श्लोक विशेष। यैच्छेद् विपुलान् भोगांश्चन्द्र सूर्यग्रहोपमान् प्रातः स्नायी भवेन्नित्यं मासौ द्वौ माघ फाल्गुनौ। जो सूर्य चंद्र ग्रह की भांति बहुत सारे भोगों की इच्छा करता है, उसे माघ और फाल्गुन मास में नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत बात अब महाकुंभ की। कुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल खजाना है। कुंभ एक ऐसा महापर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर क्यों मनाया जाता है? पुराणों के अनुसार कुंभ की उत्पत्ति, आयोजन का क्या है महत्व? आइए जान लेते हैं महाकुंभ विषयक इस रिपोर्ट के माध्यम से। कुंभ मेला भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक अनमोल खजाना है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। पृथ्वी लोक और पाताल लोक को मिलाकर के 3.5 करोड़ तीर्थ स्थान हैं। तिस्रा कोट्योर्ध कोटि दिवि भुवि सुतले संति तीर्थानि तेषाम राजा मुख्य प्रयागो। उन 3.5 करोड़ तीर्थ स्थानों का जो राजाधिराज है, मुख्य राजा है, वह प्रयाग है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा।
उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए दोनों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। अपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो कुंभ का वर्णन आता है तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन और मनुष्य लोक के 12 वर्ष एक समान हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्य लोक के 144 वर्ष समान हैं। इसलिए जो महाकुंभ आता है, विशेष महाकुंभ, मनुष्य लोक में 144 वर्ष बाद आता है। वैसे हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन प्रयाग में होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह एक विशेष राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों का संयोग अमृत की बूंदों के गिरने के समय था। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आवतः सोई। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि माघ मास में जब मकर राशि के ऊपर सूर्य का आगमन होता है तो समस्त तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है। अगर खगोलीय कारण अनुसार देखा जाए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहता है और 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जब बृहस्पति उस राशि में वापस आता है जहां वह 12 वर्ष पहले था, तब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं तब महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इन दिनों में जब प्रयाग में कुंभ मेला लगता है तब इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उसमें स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के, कहते हैं, पाप धुल जाते हैं, अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य के मन सकारात्मक होते हैं। संक्षेप में बताएं तो पूर्ण कुंभ मेले का 12 वर्ष का चक्र पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत महाकुंभ आयोजन की पुराणोक्त ज्योतिषीय गणनाओं को विस्तार से जानने के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। सड़क दुर्घटनाएं आजकल आम हो चली हैं, पर सड़क दुर्घटना में लगी चोट या आघात बड़ा घातक हो सकती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने ही युवाओं और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। इस दौरान हुई ट्रॉमा इंजरी से कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आज का हमारा विषय है टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन ऑन द फेस। पहली टेक्निक है कपाल रंध्र धोती। इसे देखेंगे, अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से कनपट्टी पर रख देंगे और हाथ के फिंगर्स के द्वारा इस तरह से माथे को धीरे धीरे रब करेंगे, इस पर मसाज करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 बार इस तरह से मसाज करना है माथे को, और फिर धीरे से दोनों उंगलियों से चेहरे पर साइड से, बगल से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए यानी रब करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर ले जाएंगे चेहरे पर। इसे भी इसी तरह से 8 से 10 बार करेंगे और उसके बाद फिर 2 फिंगर लेंगे और साइनस एरिया जिसे कहते हैं
नाक से लेते हुए गाल के पर के ऊपर घुमाते रहेंगे। यहाँ भी 8 से 10 बार आराम आराम से ले जाएंगे। इसे 8 से 10 बार करने के बाद फिर धीरे से गले से नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे रब करेंगे। और फिर उसके बाद 2 फिंगर लेंगे कान के आगे और कान के पीछे, इस तरह से धीरे धीरे रब करेंगे। आराम आराम से 8 से 10 बार इस तरह से रब करेंगे चेहरे पर, लिप्स के ऊपर और नीचे। अपने आईब्रोज को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके, इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर करेंगे कपालभाति। कपालभाति में श्वास लेना और छोड़ना है सेम गति से, जिसमें हमारा सिर्फ ये एरिया का उपयोग हो। कपालभाति को भी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 धीरे धीरे बढ़ाकर 30 राउंड तक कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे फेस पर सर्कुलेशन बढ़ाना बार बार ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है दिन में 1 बार या 2 बार स्टीम इनहेलेशन कर लिया जाए, जहाँ पानी को उबाल लें और फेस को ऊपर रख के लंबे सांस लें, छोड़ें। ये 5 से 7 मिनट करें। स्किन तो हेल्दी और अच्छी हो जाएगी, स्किन का डर्ट भी निकल जाएगा, पसीना आ जाएगा और फेस चमकेगा। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ जैसे शहद और हल्दी, उसका ज़रा पेस्ट लगाकर फेस पे लगा लें। जब सूख जाए तब फेस धो लें, ज़रूर चमकेगा फेस और बहुत ही अच्छा लगेगा। फेस के में आँख के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसके लिए उंगली से टैपिंग करना कभी कभी बहुत ज़रूरी है। फोरहेड की मसाज करना, कपाल रंध्र धोती और आँखों के नीचे टैप करना, उंगलियों से थोड़ा वो करते रहिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। खाने पे भी ध्यान दीजिए, ओवर फैट ना हो। नमस्कार। तो योग प्रभाग के अंतर्गत रक्त के शरीर में संचार करने से जुड़ी योगिक क्रियाओं को जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला है अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अंतर्गत स्वास्थ्य प्रभाग में अब जान लेते हैं कि सड़क दुर्घटना के दौरान हुए ट्रॉमा इंजरीज से कैसे बचाव किया जा सकता है। आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। वैसे तो आघात की कई वजह हो सकती है, लेकिन विश्व भर में आघात का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिनसे अधिकतर युवा वर्ग प्रभावित होता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि साथ ही उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। शारीरिक आघात या चोट यानी शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। ट्रॉमा
या इंजरी किसी भी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, उससे ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो इसको बेसिकली और ज़्यादातर ट्रॉमा हमारी गलतियों से होते हैं। सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है जो देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, ये जो मरने वाले लोग होते हैं वो यंग लोग होते हैं, अपने फैमिली के और ब्रेड अर्नर होते हैं। एक और ग्रुप है फॉल, बिल्डिंग से फॉल, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या कोई भी काम फॉल से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉमा का कारण है और उसमें बच्चे से लेके यंग एज यही दो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एल्डरली पीपल बाथरूम में स्लिप कर गए और हिप जॉइंट का फ्रैक्चर, ये भी उसके बाद बहुत कॉमन, एल्डरली में सबसे कॉमन इंजरी यही है। यंग लोगों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एल्डरली में घर में स्लिप करना। सामान्य तौर पर चोट, खरोंच, फ्रैक्चर, जोड़ का अपनी जगह से खिसक जाना, मोच, खिंचाव, जलना या शरीर का कोई भाग कट जाना इस रूप में हो सकती है। चोट मामूली या गंभीर हो सकती है। कुछ मामलों में मामूली लगने वाली चोट अंदर से गंभीर हो सकती है, जिसका परिणाम व्यक्ति की जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है ट्रॉमा का, इंजरी का, मोबाइल का यूज़ करना। जैसे कि कार में चलते हुए कार वाला गलती कर सकता है, या जेब्रा क्रॉसिंग करते समय पेडेस्ट्रियन भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए घातक होता है। कई बार हम लोग चढ़ उतर रहे हैं, हाई बिल्डिंग पर हैं, वहाँ भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका ध्यान भटक गया, आपका पैर मिस कर गया और पता लगा आप कई स्टोरी से नीचे आ गए। तो ये सभी को इसका भी ध्यान रखना है और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ट्रॉमा के बढ़ने का। ऐसे में प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है, साथ ही व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना भी आवश्यक है। सावधानी रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है। ट्रॉमा से बचने के महत्वपूर्ण कारण एक तो रोड नियम का फॉलो करना है और रोड नियम के फॉलो करने में हमें अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, सीट बेल्ट को बांधना है और जो टू व्हीलर्स वाले होते हैं उनको हेलमेट बांधना है और मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। मैंने बताया कि मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है ट्रॉमा के लिए। और नशा, खासकर जो है अल्कोहल, हिंदुस्तान में ये बड़ा कॉमन है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अपने एक्सीडेंट को इनवाइट करता है। अगर वो आप सब फॉलो करोगे तो आप खुद भी बचेंगे और दूसरे की जान को भी आप खतरा ना बनेंगे। सभी को किसी भी तरह के चोट या आघात के लिए आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के बाद अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अपने अग्रिम प्रभाग संस्कृत पाठशाला की ओर। संस्कृत पाठशाला में आज एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका संस्कृत की शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है और कुछ संस्कृत प्रयोक्ता भी उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। वह शब्द कौन सा है और उसके स्थान पर कौन सा शब्द है संस्कृत में समुचित, इसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्क संगत और
न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की, बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ, तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है, मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स, श, श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था। अतः उसका नाम भी हमें वहाँ शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा जिसकी, इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे, वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थिति धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्यां धनात्मक स्थित्यां वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्। यदि किसी कार्य को करने की ठान ली जाए तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। अपनी मेहनत और लगन के चलते श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव बींज बायला के युवाओं ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इन युवाओं ने एक साल में 7000 से अधिक खेजड़ी के पौधे लगा दिए हैं। आइए देख लेते हैं इसी प्रेरक समाचार को। एक खेत में मशीन से गड्ढे खोदते और फिर खेजड़ी के पौधे लगाते युवाओं की टीम। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पदमपुर उपखंड के गांव बींज बायला की हैं। गांव के कुछ युवाओं ने पिछले साल कुछ नया करने का सोचा और खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू कर दिया। युवाओं ने परिवर्तन पथ नाम से एक मुहिम चलाई और गांव में खेजड़ी लगानी शुरू कर दी। गांव के युवाओं ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से पौधे खरीदे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों का सहयोग मिलना शुरू हो गया। अब ग्रामीण अपने जन्मदिन, सालगिरह और अन्य मौकों पर 100 से 500 खेजड़ी के पौधे दान में देते हैं। इस टीम में कोई अध्यक्ष नहीं है, सभी युवा निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं और अब उनकी संख्या 7 से बढ़कर 50 के पार चली गई है। गौरतलब है कि खेजड़ी लगाने के लिए खेतों को चुना जाता है, क्योंकि खेजड़ी की जड़ें फैलती नहीं है, इसलिए खेजड़ी लगाने से खेतों में फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक अच्छा पेड़ माना जाता है। आने वाले कुछ सालों में इस मुहिम का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जब खेजड़ी और अन्य प्रकार के पौधे पेड़ों का रूप ले लेंगे।
इनको बहुत बहुत बधाई हो। और इन्होंने ये सैकड़ों बच्चों की एक बहुत बड़ी टीम है, मजबूत बच्चों की टीम है, जो पिछले साल 1.5 साल से पूरे इलाके में इन्होंने 10,000 के आसपास पौधे लगा दिए। ठीक है जी, हम तो वधिया हूँ जी। हाँ, अच्छा, पैसे वगैरह भी ले रहे हैं आपसे? नहीं जी, कोई पैसे नहीं ले रहे बेचारे। हाँ, ये आपका ही सहयोग कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे जी। युवाओं की टीम के इन कार्यों से गांव के किसान काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, ये युवा जुटे रहते हैं और पौधे लगाने के लिए किसी से पैसों की डिमांड भी नहीं करते। इसको हमने पिछले साल 15 अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था। तो इसमें हम लमसम 6-7 बंदे थे। ठीक है। और जो पेड़ पौधे लगा रहे थे वो हम सार्वजनिक स्थान पर, जैसे स्कूल है या पंचायत घर है, वहीं पे स्टार्ट किया था, वहीं पे लगा रहे हैं। और इस साल से हमने यहाँ खेजड़ी का मान लो जमीन में लगाना स्टार्ट कर दिया था। खेजड़ी है, उसकी जो जड़ है वो सीधी जमीन में जाती है। और जो खेजड़ी के जो पत्ते हैं वो खेजड़ी के नीचे आसपास के 100 मीटर के एरिया के अंदर जो खाद बनती है इस खेजड़ी की, तो ये जो फसलें होती है खेतों में वो लाभदायक होती है फसलों के लिए, जो खाद है और खेजड़ी है। सर इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सारी टीम ही अध्यक्ष है। तो जितने भी मेंबर है वो जो जैसे काम कर रहे हैं सभी का धन्यवाद। उसमें सभी लोग हैं जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं खेजड़ी लगाने में। और हमारा जो स्थानीय इलाका है वो सभी ग्रामवासी वो भी साथ दे रहे हैं इसमें। टीम अच्छा काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं की टीम पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक भी बना रही है। युवाओं की इस टीम का लक्ष्य अगले वर्ष 1 लाख पौधे लगाने का है। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये कार्य काबिले तारीफ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस प्रकार खेजड़ी अर्थात शमी के पौधे लगाने के इस प्रेरक समाचार के साथ ही सुप्रभातम कार्यक्रम में देखने व दिखाने के क्रम को देते हैं यहाँ विराम। कल पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषय, नई सामग्रियों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।